नमस्कार फ्रेंड, मेरे चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इससे पहले भी 2 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपने देखे होंगे। आज ये तीसरा वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आपको भेज रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए प्लीज़, ताकि आगे जो भी वीडियोज मैं यूट्यूब चैनल पर डालूँगा वो शीघ्र ही उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो नाउ वी स्टार्ट। इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, थर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एंड फोर्थ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, फ्रेंड्स, फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, रिसीव होती है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सब जानते ही होंगे, यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 टाइप्स हैं, इनके 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके द्वारा हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। इनमें से किसी की भी एब्सेंस में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनर। तो ये प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं। अब इन 4 फैक्टर को प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो रिवार्ड मिलता है, जो इनकम मिलती है, उसे ही फैक्टर इनकम कहते हैं। तो सिंपली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जब किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, तो उनको जो इनकम होती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी मैंने दिखाया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दियर फैक्टर इनकम। Here land, labor, capital and entrepreneur, these 4 are the factor of production. And land received as a factor income, rent, land को फैक्टर इनकम के रूप में रेंट मिलता है। इसी तरह से लेबर जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लोग, उनको वेजेज मिलती है। इसी तरह से कैपिटल, जिसमें कि मशीन, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको इनकम के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट एंटरप्रीनर, ये एंटरप्रीनर ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रोडक्शन के बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको मैनेज करता है, अरेंज करता है, और इसको बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो फैक्टर इनकम है वो भी 4 प्रकार की हो गई: रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आगे इसको और भी क्लियर किया गया है। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर टू एनी इनकम which received without any production activities। फ्रेंड्स, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट ऐसी इनकम होती है
जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन दिए बिना ही हमको मिल जाती है। इसके लिए हमें किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सीधे सीधे किसी की इनकम में से हमारी इनकम में ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, बेरोजगारी भत्ता। सरकार बेरोजगार जो लोग होते हैं उनको प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देती है। ऐसे ही स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ओल्ड एज पेंशन, ये भी एक ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे लोग जो 60 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर, जो 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है, आयु होती है, एज होती है, उनको ये ओल्ड एज पेंशन मिलती है। नेक्स्ट है लॉटरीज इनकम। आपकी लॉटरी निकल आती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, तो उसकी जो इनकम है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी तो आपने की नहीं है, तो ये ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे यू रिसीव्ड पॉकेट मनी फ्रॉम योर गार्जियन। अगर आपको अपने गार्जियन से पॉकेट मनी मिलती है तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी तो करते नहीं है आप। फ्रेंड, दिस इज नोटेबल दैट, इन्हीं से मैंने नोट भी कर दिया है, इसीलिए ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, बट फैक्टर इनकम इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आई आपके? जो फैक्टर इनकम है उसको तो हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में हम शामिल नहीं करते हैं। उसके एस्टिमेशन में इनको अवॉइड कर देते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स को। यहाँ पर फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस शो किया गया है। मीनिंग, प्रोडक्शन एक्टिविटी के द्वारा जो इनकम मिलती है वो फैक्टर इनकम कहलाती है, और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इनकम मिल जाए वो ट्रांसफर इनकम है। एग्जाम्पल्स आर रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम। Gift, subsidy, donation, scholarship, pocket money, these are the example of transfer income. Third is it is an earned income, या इसको हम अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। फैक्टर इनकम को अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, और ट्रांसफर इनकम को रिसीप्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ट्रीटमेंट, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इट इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम इसमें शामिल नहीं करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग जो जैसे इंडिया का मैप देखें, यहाँ सामने भी आपको दिख रहा होगा, जो हमें आउटलाइन बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो हम उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो इससे कहीं आगे है। इसमें ये पॉलिटिकल बाउंड्री तो शामिल रहती ही हैं, इसके अलावा आप मैप में देख रहे होंगे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इसमें हमारे कई आइलैंड्स भी हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। तो ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जहाँ अरेबियन सी है वहाँ आप देख रहे होंगे
कि वहां पर मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर के भारत का एक प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई ऑल्सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि उसकी पॉलिटिकल लाइन से अलग है, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। इसके अलावा इन सभी ओशियंस में, हमारे सी में फिश कलेक्टिंग करने का काम होता है, मछलियां पकड़ी जाती हैं, शिप चलते हैं हमारे। तो ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारे इंडियन एयरलाइंस के जो एयरबस है वो नेपाल जाती है, पाकिस्तान जाती है, श्रीलंका जाती है, बांग्लादेश जाती है, यानी सभी पड़ोसी देशों के लिए अगर जाती है, ट्रेवल करती है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अभी आपने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल बाउंड्री से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा और भी है। मान लीजिए जापान के और कोरिया के बीच में हमारे शिप चलते हैं। अब शिप हमारे हैं, तो इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के पार्ट कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर जैसे मैंने बता दिया, ये तो इसमें आता ही है। इसके अलावा शिप एंड एयरक्राफ्ट, ये सब इसी में आते हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिज, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हमें जिस पर अधिकार दिया गया है और वहां जाकर के हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई मिनरल निकालते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में भारत का एक स्टेशन है मैत्री, सुना होगा आपने। वहां जाकर के भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं, और देशों के भी हैं। तो इसलिए वो मैत्री स्टेशन इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट है एम्बेसीज। भारत के एम्बेसी जिन जिन देशों में हैं वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में हमारा एम्बेसी है, जापान में हमारा एम्बेसी है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। दोस्तों, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज शामिल नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं कर सकते। दूसरे देशों के एम्बेसी, मान लीजिए कोई जापान का एम्बेसी हमारे यहाँ इंडिया में है, पाकिस्तान का भी है, तमाम देशों के हैं, दिल्ली में एम्बेसी है, तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, भले ही वो इंडिया में है। इसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, तो वो जिस देश के हैं उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, IMF है, तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये इंटरनेशनल टेरिटरी के ही पार्ट होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक का ऑफिस अगर भारत में है, IMF का है, WHO का है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। यहाँ पर ये क्या शामिल करेंगे हम, क्या नहीं शामिल करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक मैं उदाहरण पढ़ के आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना।
जैसे गूगल का ऑफिस है इन इंडिया में, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट एन इंडियन कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, अगर कोई इंडियन कंपनी का ऑफिस दूसरे देश में है, अब्रॉड में है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी। एक देश का सामान्य निवासी वो व्यक्ति होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर खास स्ट्रेस करेंगे आप, स्ट्रेस देंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में होना चाहिए, अर्थात वो उस देश में 1 साल या उससे ज़्यादा के समय के लिए रहे और यहीं पर अर्निंग करे, यहीं पर सेविंग करे, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अगर करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री माना जाता है। तो इस तरह से हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेंगे सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं दोनों ही चीज़ें ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में शामिल होती हैं, नागरिक भी और इंस्टीट्यूशन भी। इसके अलावा ऐसे लोग जो भारत में हैं तो विदेशी, लेकिन भारत में 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए रह रहे हैं, उदाहरण जैसे दिया है मैंने, पीपल ऑफ इंग्लैंड लिविंग इन इंडिया, यहाँ रहते हैं और वो यहीं पर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहीं करते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया माने जाएंगे। थर्ड है सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन। अब कुछ ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनमें भारतीय नागरिक काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF का ऑफिस भारत में है और उसमें भारतीय लोग काम कर रहे हैं, तो क्योंकि भारत के हैं 1 साल से ज़्यादा समय के लिए वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही है, सो दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही फॉरेन बॉडीज लाइक बैंक हैं, एंटरप्राइजेज हैं ऑपरेटेड इन इंडिया। इंडिया में विदेशी बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, भारत में है और उसमें भारतीय काम कर रहे हैं, तो वो भारतीय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के पार्ट हैं। ऐसे ही विदेशी एम्बेसी हैं जो भारत में हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत के एम्बेसी तमाम देशों में है, ऐसे तमाम देशों के एम्बेसी भारत में भी हैं, उनमें जो इंडियन काम कर रहे हैं, those are the normal residents of country. Fourth point, border across workers like Indians who work in Nepal. ऐसे कुछ वर्कर्स जो अपनी रोजी रोटी के लिए डेली बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल भारत से कुछ लोग डेली नेपाल जाते हैं काम करने के लिए, नेपाल के कुछ लोग इधर आते हैं, तो इस तरह से जो लोग जिस देश के हैं उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। अगर भारतीय जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के ही पार्ट हैं। 2 कंडीशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ नॉर्मल रेजिडेंट्स बनने के लिए हैं, स्टेइंग इकोनॉमिक टेरिटरी मोर देन 1 ईयर, हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट अर्थात डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशन, यहीं पर वो पैसा कमाएं, खर्च करें, बचत करें, तो ये सब एक्टिविटीज अगर वो यहाँ करते हैं तो दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ सिग्निफिकेंस, नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में इसका हम यूज करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इनकम अर्न करते हैं, तो इस तरह से इसका ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट 4 पॉइंट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
It is the difference between factor income paid, factor income from abroad and factor income to abroad. हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी इनकम कमा करके लाते हैं तो वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही विदेशों के बहुत से लोग हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, कोई अमेरिका का, कोई जापान का, ऐसी अदर कंट्री के, तो वो हमारे देश से जितनी इनकम कमा करके ले जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। फॉर्मूला भी दिया है यहाँ पर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रेंड, दिस इज नोटेबल, NFIA can be positive, negative and zero. NFIA ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फ्रेंड्स, NFIA पॉजिटिव कब होगा? When factor income from abroad is greater than factor income to abroad. अगर विदेशों से प्राप्त इनकम ज़्यादा है और विदेश को प्राप्त इनकम कम है तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? When factor income to abroad is greater than factor income from abroad, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। बराबर कब होगा? जीरो कब होगा? When factor income from abroad equals to factor income to abroad. तो इस तरह से ये फैक्टर इनकम NFIA हम कैलकुलेट करते हैं। अब NFIA जो इंक्लूड करता है फॉरेन इनकम को, उनमें 3 पार्ट आते हैं हमारे। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, सेकंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। इनको आगे हम और थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। अब यहाँ पर पहले जो दिखाया था उसमें नेट शामिल नहीं किया था, अब इसमें तीनों में नेट वर्ड लगा हुआ है। इस नेट का कुछ खास मतलब है और वो मतलब ये है, एक पॉइंट में इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के द्वारा कितनी इनकम अर्न करके लाए, माइनस विदेशी जो है भारत में काम कर रहे हैं वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के थ्रू कितनी इनकम कमा करके विदेशों को ले गए। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड एंड कंपनसेशन एम्प्लॉय टू अब्रॉड। इसी तरह से बाकी का भी है कि हम विदेशों से कितना कमा करके लाते हैं और विदेशी हमारे यहाँ से कितना कमा करके ले जाते हैं। तो इसलिए इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इन तीनों तरह की जो इनकम है, जिसमें नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, ये तीनों शामिल करके ये NFI हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड, थैंक यू। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।